हेलो भाई लोग। तो ये हमारा रिएक्ट जेएस बिगनर सीरीज का चौथा लेक्चर। एंड हमने कल HTML पे ख़त्म किया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने मिस कर दी थी कल। HTML के बारे में हमने कल दो चीज़ें देखी थी। पहली चीज़ तो ये कि आपका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, कि आपके पेज की हायरार्की क्या है, उसके बारे में उसका स्केलेटन क्या है, कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है, कौन सा एलिमेंट बाद में आ रहा है, इस चीज़ को डिफाइन करने के काम में आता था। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे और कुछ और टैग्स के बारे में देखेंगे। एंड सेकंड चीज हमने ये देखी थी कि गूगल सर्च या बाकी सर्च इंजन है, इसमें HTML का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब सिर्फ इसी का ही रोल होता है, आप ये मान सकते हो। बिकॉज HTML के टैग्स आप क्या यूज करते हो, किस हिसाब से यूज करते हो, यही डिफाइन करते हैं कि आपका वेब पेज कितना अच्छा रैंक करेगा सर्च इंजन की लिस्ट में। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, और हम नए टैग्स सीखेंगे। एंड मैंने आपसे कहा था कि आज हम कोई नोटपैड के अंदर टाइप नहीं करने वाले हैं। आज हम एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि IDE यूज करेंगे। आईडी क्या करता है, आपको एक सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है जो आपके रन टाइम क्या, सॉरी, जो आपके डेवलपमेंट को फास्टर करता है। एंड प्रोडक्टिविटी आपकी बूस्ट हो जाती है इससे। तो अगर हम IDE की बात करें तो बहुत सारे IDEs मार्केट में अवेलेबल है। हो सकता है आपका कोई फेवरेट भी हो, लेकिन मोस्ट यूज्ड जो है टिल डेट वो है VS कोड। और मैं आपको एक बार गूगल सर्च करके दिखाता हूँ। अगर आपको डाउनलोड करना है, मेरे पास तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको VS कोड बस सर्च कर लेना है एंड यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने विंडोज के लिए। अगर आप लिनक्स में हैं तो लिनक्स में भी बहुत इजीली इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है। मैकओएस पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं कुछ कोड एडिटर्स बोलूंगा तो एक सबलाइन टेक्स्ट भी होता है। सबलाइन टेक्स्ट भी आप सर्च कर सकते हैं एंड इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, ये भी ओपन सोर्स है। एक एटम करके भी आता है, एटम टेक्स्ट एडिटर। ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी VS कोड के बाद यही फेमस है। तो आप अपने हिसाब से अपना मनपसंद आप चूज कीजिए। मेरे को उससे कोई एतराज मेरे को क्यों होगा यार, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, तो हमने कोड एडिटर्स के बारे में देख लिया। तो मेरे पास तो VS कोड इंस्टॉल्ड है। तो मैंने तो यहाँ पे पिन कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी एक बार स्टार्ट बटन पे जाके यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ VS कोड। एंड ये रहा, ऑप्शन में आ गया मेरे। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी VS कोड की विंडो खुल जाएगी। नाउ फर्स्ट टाइम जब आप यूज करेंगे तो आपको शायद कुछ सेटअप करने को बोल सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपकी स्क्रीन यही आएगी सेटअप करने के बाद। तो मेरे यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइल्स भी हैं, लेकिन आपके केस में नहीं होंगी। तो मैं न्यू फाइल पे अगर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। कुछ ऑप्शंस हो सकता है आपके में नहीं हो, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है मेरे VS कोड को। तो टेक्स्ट फाइल के ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमें एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट लैंग्वेज को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज के ऑप्शंस आ जाएंगे एंड मैं यहाँ से HTML चूज कर लेता हूँ। ठीक है, HTML मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। HTML से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इसने हमसे पूछा था कि स्टार्टिंग में कि कौन सी फाइल बनानी है, एंड ये अपने हिसाब से फिर हमें सजेशंस भी देता है। इसको VS कोड में इंटेलिसेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो HTML टैग हमने बंद किया तो इसने ऑटोमेटिकली उसको क्लोज भी कर लिया एंड मैं एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया, जो कि मेरे को कोड करने में थोड़ा इजी रहेगा। मेरी प्रोडक्टिविटी हर सेकंड बढ़ ही रही है। ठीक है, तो HTML से हमने स्टार्ट तो कर दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने जो HTML के टैग्स लगाए थे वो पुराना HTML का सिंटेक्स है। पुराना मतलब ये नहीं कि वो खराब है, वो आप आज भी यूज कर सकते हो। लेकिन HTML5 नाम का एक थोड़ा नया वर्जन भी आया है। इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसके अंदर कुछ इम्प्रूव्ड टैग्स हैं, मतलब टैग्स थोड़े अच्छे हैं। और एंड ये थोड़ा वेब वेब ब्राउजर के अंदर जो सर्च इंजन्स काम करते हैं वो भी इसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज है आज के टाइम पे। एंड ज्यादातर वेब पेजेस आज के टाइम पे HTML5 के ऊपर ही बने हुए हैं। ज्यादा कुछ चेंज नहीं है HTML5 में। एक चेंज जो आप नोटिस करेंगे एंड आप बस यही एक चेंज आप फील करेंगे, इसके अलावा कोई है भी नहीं। यहाँ पे HTML का जो हम टैग यूज करते थे उससे पहले अपने को एक चीज लिखनी है।
एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, दोबारा और लिखते हैं। एक्सक्लेमेशन डॉक, एक सेकेंड यार, ये आया क्यों नहीं? अगर मैं HTML टाइप करता हूँ तो आएगा शायद। अरे नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखता हूँ। ये टैग स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ पे डॉक टाइप करके एक चीज लिखी हुई आ रही है, मैं इसी पे एंटर मारूंगा तो देखना डॉक टाइप HTML लिखा हुआ आ गया। फिर से पढ़ते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखा है? एक्सक्लेमेशन डॉट टाइप HTML। ये HTML5 का नया सिंटैक्स है। बस ये HTML टैग में लगता है, बाकी टैग्स इससे प्रभावित नहीं होंगे। HTML हमने स्टार्ट कर दिया, एंड HTML हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया। अब फटाफट से एक बार हेड टैग लगा लेते हैं। हेड टैग के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन आती है पेज के बारे में। और जैसे कि हो गया टाइटल। टाइटल कौन सा टाइटल? जो टैब के ऊपर नाम में आता है, जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, एटम टेक्स्ट एडिटर। ये यहाँ पे जो नाम आता है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये वहां पे शो होगा। टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, डेवस्ले लिख देते हैं। ठीक है, टाइटल डेवस्ले। डेवस्ले का पेज लिख देते हैं, डेवस्ले पेज। और यहाँ पे मैं बॉडी भी लगा देता हूँ। बॉडी नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, एज लॉन्ग एज मैं कुछ खाली में ही नहीं डाल रहा बॉडी। अगर मेरे को कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तो ये बॉडी के अंदर लिखूंगा, बॉडी के बाहर नहीं लिखूंगा तो सिंटैक्टिकली सही नहीं है। इवन दो वो सही आपको डिस्प्ले करा देगा रिजल्ट। ठीक है, तो हम बॉडी के अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं एक बार के लिए, अच्छा सा। हेलो हेलो लिख देता है। बहुत दूर से टेक्स्ट हो गया है तो। अब इसको सेव करता है, कंट्रोल एस दबाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे फाइल पे जाके सेव भी कर सकता हूँ, बट मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा एंड यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। फाइल का नाम हम रखते हैं index.html रखते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द फाइल्स के नाम मतलब HTML जो फाइल बनाएंगे वो आप index.html के नाम से सेव करेंगे। बिकॉज जो आप सर्वर अगर आप कहीं पे हायर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट index.html को चलाता है, ये कन्वेंशन है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार फाइल को। अब लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने फाइल कैसे चलाई थी? हम हमने जहाँ पे फाइल सेव करी हम वहां पे जाएंगे एंड डबल क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा वो पेज खुल गया, हेलो। एंड यहाँ पे डेप्सली पेज लिखा हुआ है। बट ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। आप जितनी बार आप कोई चेंज करेंगे इसके अंदर एंड उतनी बार आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद फर्स्ट टाइम तो आपको फाइल में जाके उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, और बाकी हर बार आके यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा हर चेंज के लिए। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे दोबारा आपकी घट रही है। तो VS कोड के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलता है, एक्सटेंशन का एक ऑप्शन होता है। ये आपको साइड में ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ढेर सारे। इसके अंदर एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस का, ये वाला। जब आप इस पे जब क्लिक करेंगे, आइकन देख लीजिएगा, ये इसी आइकन पे आपको क्लिक करना है। एंड व्हेन यू क्लिक दिस आइकन, यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए लाइव सर्वर। लाइव सर्वर, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। लाइव सर्वर पे अब मैंने क्लिक किया तो मेरे में तो डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में। लेकिन आप लोग को इसको इंस्टॉल कर लेना है। वंस यू इंस्टॉल इट, आप इसको क्लोज कर सकते हो यहाँ से। अब आपको यहाँ पे गो लाइव का बटन दिखेगा। लिखा आ रहा है क्लिक टू रन लाइव सर्वर। बट अगर मैं अभी क्लिक करूंगा तो ये चलेगा नहीं, एक बार क्लिक करते हैं। ओपन अ फोल्डर ऑफ वर्क स्पेस, फाइल ओपन फोल्डर। तो गो लाइव सर्वर तभी काम करता है जब आप कोई सिंगल एक फाइल नहीं बल्कि एक फोल्डर खोल के बैठे हो। तो मैं एक बार ये फोल्डर खोल लेता हूँ जहाँ पे मैंने ये फाइल सेव करी है। तो ओपन फोल्डर पे जाऊंगा एंड ये वाला सिलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। तो अब मेरे को ये एक नई विंडो खुल गई VS कोड की। पुरानी वाली भी मतलब पुरानी वाली VS कोड मेरी विंडो बंद हो चुकी है। एंड यहाँ पे मेरे को फाइल का मतलब जिस फोल्डर के अंदर मैंने सेव किया था उसका नाम लिखा आ रहा है, एंड उसके अंडर उसके नीचे index.html लिखा आ रहा है। इसका मतलब index.html इस फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे index.html पे मैंने क्लिक किया तो साइड में ही मेरी फाइल खुल गई है। अब आप यहाँ पे गो लाइव पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग लिखा हुआ आने लग गया, और यहाँ पे मेरा एक पेज ऑटोमेटिकली खुल गया। अब ये इसकी आप लोकेशन चेक करेंगे तो ये भी आपके फाइल से मिलती जुलती नहीं है। इधर देखो, ये पुरानी फाइल की लोकेशन और ये नई फाइल की लोकेशन, ये एक्चुअल में कोई लोकेशन नहीं है।
बल्कि आपने अपने लैपटॉप पे ही एक खुद का एक सर्वर बना लिया है। एंड अब आप जब भी इसमें कोई चेंज करेंगे, छोटा छोटा, फॉर एग्जांपल हेलो सत्यम, तो आप जैसे ही इसको सेव करेंगे और उधर जाएंगे, तो आपको अपडेट तुरंत देखने को मिल जाएगा। ये लाइव सर्वर यूज करने का फायदा होता है। तो हम अब लाइव सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है एंड अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टाइटल हमने डेव स्लिपेज डाल दिया, बॉडी के अंदर हमने कुछ लिख दिया। आज हमें कुछ नए टैग्स की बात करनी थी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, मैं आपको बताता हूँ होते क्या क्या है। HTML टैग्स सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे W3 स्कूल्स की वेबसाइट है, ये बहुत ही फेमस है। सबसे पहले जहाँ तक मेरे को याद है, सबसे पहले यही वेबसाइट आई थी जिसने टैग्स का पूरा ओवरव्यू आपको दिया था। तो डॉक्टाइप, ये डॉक्टाइप HTML जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था, ये बताता है डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर ये टैग, मैं आपको टैग एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से होता है। अ, सबसे पहले तो एक तो ए टैग होता है, एंकर टैग, हम इसको यूज करेंगे। एंकर टैग बहुत ही यूजफुल होता है, हमें इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाला है। एरिया इज नॉट सो यूजफुल। आर्टिकल यूजफुल है, बिल्कुल यूजफुल है। हम हालांकि इसको यूज करेंगे नहीं, बट आर्टिकल यूजफुल होता है बहुत। ये ब्लॉग वाले वेब पेजेस में बहुत काम में आता है आर्टिकल। उसके बाद असाइड, असाइड भी काम का आता है, ये असाइड। ठीक है। उसके अलावा नथिंग मच। असाइड ऑडियो, ऑडियो ऑडियो को अगर आप कोई ऑडियो डालना चाहते हैं तो ऑडियो काम आता है, अगर आप पेज में कोई ऑडियो लगाना चाहते हैं। ठीक है। ऑडियो, बी, बेस, बेस फॉन्ट, BDI, BDO, ब्लॉक कोड, बॉडी, बॉडी तो हम यूज कर चुके हैं। BR, BR बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। BR, अब BR में अब आप नोटिस करोगे, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, एक टैग स्टार्ट किया तो उसका क्लोजिंग टैग भी आता है, लेकिन ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। एम्प्टी एलिमेंट मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये अकेला ही काफी होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर अभी हम कुछ लिखेंगे, आर्टिकल के अंदर कुछ लिखेंगे, लेकिन BR के अंदर आप कुछ लिख नहीं सकते। कुछ सेंसिबल चीज नहीं है BR के अंदर कुछ लिखना, बिकॉज आपको अभी पता नहीं है कि ये काम क्या आता है। ये लाइन ब्रेक को रिप्रेजेंट करता है एंड इसके अंदर कुछ लिखा जाना नहीं चाहिए, तो इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, BR, और यहाँ पे डायरेक्ट बस ये लगा दो, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। बट एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप जैसे ही जब भी कोई एम्प्टी टैग जब भी आप यूज करें, तो BR यानी टैग के नाम के बाद में इस एंगुलर ब्रैकेट के खत्म होने से जस्ट पहले आप एक स्लैश यहाँ पे लगा दें। अगर आप यहाँ पे लगाते हो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, रिएक्ट जेएस के अंदर बहुत यूजफुल है। अगर आपने टैग नहीं लगाया तो वो सिंटेक्स एरर दे देता है सीधे, तो ये प्रैक्टिस आपको रखनी है। इसके अलावा क्या है, BR है, बटन है, बटन इंपॉर्टेंट है, कैप बटन, बटन में लगाता हूँ, इसके अंदर भी कुछ कंटेंट आएगा। बटन के अलावा कैनवस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैनवस इंपॉर्टेंट तो है, बट हम इसको यूज, मतलब कैनवस हमारे यूज का नहीं है, हम कभी इसको मैनुअली यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि कैनवस एक अलग में ही अपने आप में टॉपिक है। अ, ये भी मतलब कुछ पेंटिंग एंड थोड़ा आर्ट वर्क के लिए काम में आता है, ऑब्वियसली कैनवस। फिर आता है कोड, कोड भी दिखाते हैं, कोड यहाँ पे लिख देते हैं कोड। ये आपको टेक्स्ट को एज ए कोड दिखाता है, मतलब कोडिंग वाली फॉन्ट के अंदर। कॉल, कॉल ग्रुप, डेटा, डेटा लिस्ट, DD, DD, नहीं नहीं, नो, वी कैन डू दैट। हम ये मतलब सर्च इंजन में हो सकता है यूजफुल हो, बट वी डोंट यूज इट। डायलॉग एकदम एकदम फ्रेश नया एलिमेंट आया डायलॉग, इसका ज्यादा अभी अभी जस्ट इसका सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, बट हम इसको यूज करने वाले नहीं होंगे। इसका अभी तक कोई यूज केस, मतलब यूज केस है लेकिन बहुत कम यूज हो रहा है अभी आजकल ही। फिर उसके बाद DIV, DIV इज द मोस्ट कॉमन थिंग, मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो आप यूज कर रहे होंगे, तो DIV टैग पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद फील्ड सेट तो अभी धीरे धीरे करके जा रहा है, इसका कुछ रोल नहीं है। फुटर, फुटर बहुत काम की चीज है, फुटर। उसके बाद क्या है, फॉर्म, फॉर्म बहुत काम की चीज है, फॉर्म।
फ्रेम आप देख रहे हो, फ्रेम और फ्रेम सेट जा रहे हैं दूर, नॉट सपोर्टेड इन HTML5। H1 to H6 हम कल इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो आई थिंक आज इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेड टैग हमने यूज कर लिया है, हेडर भी इंपॉर्टेंट है। हेडर, हेडर, ठीक है। हेडर हो गया। HR HTML, HR भी बहुत इंपॉर्टेंट है। HR भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे स्लैश आपको यहीं पे लगाना पड़ेगा, और राइट साइड में लगेगा इसमें स्लैश। आई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके अंदर अगर आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो इटैलिक्स में आ जाता है। HR का मैं बताना भूल गया। HR का मतलब एक लाइन आ जाती है, सेपरेटर होता है ये। हॉरिजॉन्टल रूल इसका फुल फॉर्म होता है। हेडर, हेडर हेडिंग के लिए होता है, मतलब कोई पार्ट जो आप चाहते हैं आपके पेज का हेडर बने, तो वहां पे आप हेडर लिखते हैं। फॉर्म तो फॉर्म होता ही है, कहीं पे आप इनपुट एलिमेंट्स कुछ डालना चाहते हैं तो फॉर्म के अंदर जाते हैं। फुटर, फुटर को मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ से हटा के। फुटर में एकदम एंड में लगाते हैं फुटर को। हेडर का काम हो गया। यहाँ पे इटैलिक्स हमने यूज कर लिया। इटैलिक्स के बाद आई फ्रेम, आई फ्रेम का भी एक यूज होता है कि ये आपके अंदर, आपके वेब पेज के अंदर ही एक दूसरा वेब पेज आप दिखा सकते हो आई फ्रेम टैग का यूज करके। उसके बाद इनपुट टैग, इनपुट टैग भी बहुत यूजफुल होता है। ये जनरली हम इनपुट वाला जो टैग होता है वो हम फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, तो इनपुट अंदर आप देखेंगे, इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। और ठीक है, सेव कर लिया। उसके बाद एल आई बहुत यूजफुल टैग है। एल आई जनरली हम अकेले काम में लेते नहीं है। एल आई का एक पेरेंट भी आएगा अभी। एल आई तो लगा देते हैं एक बार को। एल आई, एल आई डिफाइन करता है कि लिस्ट आइटम, यानी कि जो आप बुलेट पॉइंट्स देखते हैं वो एल आई की वजह से ही आता है। उसके बाद आता है मेन। मेन जैसे हेडर होता है, जैसे फुटर होता है, ये अपने अपने काम के लिए होते हैं, वैसे ये सारा कंटेंट हेडर और फुटर के अलावा वो आता है हमारे किसमें, मेन के अंदर। जनरली तो बॉडी का जो आपका मेन कंटेंट है वो आपका मेन के अंदर आएगा। तो हेडर को तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया एकदम, और मेन के अंदर मैंने ये सबको डाल दिया। ठीक है। अ, मैं इन सबको अंदर अंदर डाल देता हूँ। ठीक है। ओके, ठीक है, मेन के अंदर आ गई सारी चीजें। एंड अब हम आगे बढ़ेंगे। मेन, मैप, मार्क, मेन्यू, मेटा, नैव। नैव भी काम की चीज है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं नेविगेशन, ये पूरा जो बार है ये पूरा नेविगेशन है। ये HTML CSS ये भी एक नेविगेशन है। तो ये आता है जनरली या तो हेडर के अंदर ही आता है, या तो फिर हेडर के नीचे भी आता है, यहाँ पे नैव। या तो कभी कभार इसको मेन, मेन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है। आप चाहे तो किसी के अंदर भी, एक टैग के अंदर कोई भी टैग यूज कर सकते हो। हेडर के अंदर आप मेन यूज कर लो, बस एक ही लिमिटेशन होती है कि आप पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ टैग यूज नहीं कर सकते, और एक पैराग्राफ के अंदर डिव टैग यूज नहीं कर सकते, बस ये लिमिटेशन होती है। और एक बटन के अंदर बटन यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसके अलावा सब कुछ चलता है। एक नो स्क्रिप्ट होता है। नो स्क्रिप्ट के बारे में हम देख लेंगे, हमें फॉर श्योर दिखेगा ही। ओ एल, ओ एल काम का है। ओ एल, यहाँ पे मैं ओ एल बनाता हूँ। ओ एल क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कहीं पे आपको लिस्ट दिखती है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ओ एल का काम आता है। ओ एल क्या करता है, एक लिस्ट डिफाइन करता है, एंड इसके अंदर जो लिस्ट आइटम आएंगे वो आप एल आई से डिफाइन करोगे, तो मैं एल आई को इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ओ एल के अंदर एल आई। अब पी टैग मतलब पैराग्राफ का टैग आपका, एंड पैराग्राफ का टैग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कल यूज किया था वैसे हमने। फिर आता है प्री टैग, PRE, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। अब हम यहाँ पे PRE टैग लगा देंगे। PRE टैग भी हमने लगा दिया। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एज सच कुछ हम यूज में लेते नहीं है, बट शैल आई यूज इट, या छोड़ो उसके बारे में आप देख लें यार, प्रोग्रेस तो आप यहीं से देख लेना। रूबी सेम स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग बहुत यूजफुल है। वी वुड बी यूजिंग इट फॉर श्योर। स्क्रिप्ट टैग जनरली हम बॉडी के यहीं पे बॉडी से जस्ट पहले लगाते हैं, या इसको हेड टैग के अंदर भी आप यूज करते देखोगे, क्योंकि स्क्रिप्ट का काम ये कुछ शो डिस्प्ले नहीं कराता, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, या फिर लिंक करोगे जावास्क्रिप्ट का कोड। सर्च कुछ काम नहीं आता ये। हाँ, आप इसको HTML के अंदर वैसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन कोई यूज करता नहीं है। सेक्शन, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेक्शन का काम भी एक सेक्शन डिफाइन करने के लिए आता है कि
अगर आपको कहीं पे कोई सेक्शन बनाना है तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन आप किसी को असाइन करना चाहते हो तो उस काम में आता है। स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है, बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए है। स्टाइल टैग हम यूज करेंगे, इन फ्यूचर हम यूज करेंगे, और तब मैं इसको आपको दिखाऊंगा इसको। समरी सब टेबल। देखो यार, टेबल तो मैं कहूंगा कि आप टेबल के बारे में पूरा, टेबल जो है ना वो आप खुद यहाँ से सीखो, बिकॉज टेबल खुद में अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप ज्यादा यूज भी नहीं करोगे, बट इम्पोर्टेंट भी होता है। तो फिर इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट एरिया पे। एंड टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसको टेक्स्ट एरिया को यहीं पे लगा देता हूँ। ये जनरली हम फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, लेकिन आप बिना फॉर्म के भी इसको यूज कर सकते हो फॉर श्योर। और टेक्स्ट एरिया यूज हो गया। और एक फाइनल यूएल, जैसे ओएल है ऑर्डर लिस्ट, वैसे एक यूएल भी होता है। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, पेस्ट, इसको यहाँ पे यूएल कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, जो मैंने अगर यहाँ पे अगर ऊपर चेंज किया तो नीचे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक्सटेंशन का नाम है ये वाला, ऑटो ऑटो रीनेम टैग, ये रहा आइकन। ये इमेज भी आप देख लो, इसी यही वाला आप इंस्टॉल करना। जुनहान का है ये एक्सटेंशन, जुनहान का है, हाँ। तो आप यही वाला इंस्टॉल कर लेना, आपको भी यूजफुल रहेगा। उसके अलावा एक यू वाला काम होता है, एक यू होता है, यू टैग। इसका काम होता है अंडरलाइन, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे, अंडरलाइन टेक्स्ट। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो अंडरलाइन लिखा हुआ आएगा। फिर फाइनल टैग, वीडियो, वीडियो वाला टैग बहुत काम का है। अगर आप कोई वीडियो वाली कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें तो फॉर श्योर काम का है ये वीडियो टैग यूज करने के लिए, मतलब वीडियोस ऐड करने के लिए है। एक टैग शायद से मैं मिस कर दिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है आईएमजी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आईएमजी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, आईएमजी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हमने टैग्स तो लगा दिए, इनका इनको यूज भी करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ लिंक। ए टैग का काम क्या आता है? लिंक्स बनाने के काम में आता है। तो अगर आपने इसके अंदर दिस इज अ लिंक लिखा तो वो एज अ लिंक आपको शो होगा। देखो दिस इज अ लिंक, ठीक है। लेकिन ये लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कहीं लेके तो जा नहीं रही। तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ेगा। व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स टैग के साथ ही लगते हैं एंड डिफाइन करते हैं टैग की कुछ प्रॉपर्टीज, कि ये टैग, फॉर एग्जांपल एंकर टैग है, ये वाला एंकर टैग, ये मतलब एंकर, इसका मतलब होता है कि ये लिंक होता है, हाइपर टेक्स्ट कह लो या हाइपर लिंक कह लो। एंड इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, या एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट ज्यादा सही वर्ड है। एट्रीब्यूट होता है एचरेफ, ठीक है। हाइपरलिंक का जो रेफरेंस है ये वो देता है, href इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा www.google.com, https भी लगा देता हूँ, https:// तो जब मैं इसको सेव करूंगा, अब देखना ये दिस इज ए लिंक आपको एक कलर्ड वे में लिखा हुआ आएगा और अंडरलाइन भी आएगा बाय डिफॉल्ट। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरा पेज लोड होके गूगल पे शिफ्ट हो गया। तो मैं बैक जाता हूँ, तो आपको लिंक तो मैंने बता दिया लिंक कैसे काम करता है। अब आईएमजी, एक सेकंड पहले लिंक के बारे में थोड़ा और देख लें। लिंक के और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है टारगेट। टारगेट के अंदर ब्लैंक जब आप करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। ब्लैंक पर जब आप क्लिक करोगे और सेव किया मैंने फाइल को, यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो ये क्लिक करने के बाद मेरे को एक नया टैब खोल के देता है गूगल का, जब आप अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करते हो तब। ठीक है, तो ये ए टैग हमारा पूरा हुआ। आईएनजी भी ये tag रहेगा, मतलब आईएनजी दिया, यहाँ पे मतलब की सोर्स, इमेज का सोर्स जो आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। सोर्स, आपके कंप्यूटर पर अगर कोई फाइल है तो आप वो लगा सकते हो, लेकिन वो तभी काम करेगा अगर आप आपने लाइव सर्वर ऑन नहीं किया। अगर आपने लाइव सर्वर ऑन नहीं किया तो आप अपने कंप्यूटर पे जाओ, कोई भी इमेज की लोकेशन उठाओ एंड वो इमेज की लोकेशन विद इमेज का नाम यहाँ पे डाल दो, तो ये वो इमेज डिस्प्ले कर देगा। बट क्योंकि मैं लोकल होस्ट यानी कि अभी लाइव सर्वर पे हूँ, तो मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये गूगल की इमेज है,
यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, और ये वही इमेज का एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक सेकेंड यार, डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। डाल दिया। अब मैं इसको जब सेव करूंगा, गूगल लिखा हुआ आएगा। गूगल आ गया है शायद से। नहीं आया। आईएनजी सर से, एक सेकेंड यार, कुछ रीजन होगा जिसके कारण से आ नहीं रहा। मैं कोई और इमेज यूज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं यार। ये इमेज है क्या? यार इमेज उठा लेते हैं गूगल से ही। इमेज, इमेज, देखो यहाँ से मैंने इमेज का एड्रेस उठा लिया, एंड मैं यहाँ पे जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। बहुत लंबी हो गई इमेज की नाम, इमेज की, इमेज का जो नाम है, इमेज की लिंक है, बहुत लंबी हो गई। बट एक बार के लिए चलाते हैं। सेव किया। सेव करके जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इमेज देखने को मिल रही है। ठीक है। ये काम हो गया। आर्टिकल के अंदर अब मैं आता हूँ, आर्टिकल के अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ, दिस इज एन आर्टिकल, और वो एक ये, एक सेकंड यार, कहाँ पे लिख रहा है? बट यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। तो ये डिफाइन करता है कि आपका टेक्स्ट वगैरह कैसे आता है। मतलब एक नया, ये ब्लॉगिंग वाले पेजेस के लिए होता है। ब्लॉगिंग वाले पेजेस में आप आर्टिकल यूज करते हैं तो वहाँ पे ये बता देता है आपके सर्च इंजन को कि हाँ भाई ये पेज ब्लॉग के लिए है। दिस इज एन आर्टिकल। और इमेज के भी कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे हाइट होती है, विड्थ होती है, आप यूज कर सकते हो उनको। और भी होते हैं यार, इसमें एक ऑल्ट होता है कि अगर इमेज की लिंक अगर आपकी गलत है तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ इमेज, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को एडिट कर देता हूँ। एसआरसी जो है ना आपका, एसआरसी के अंदर मैं कुछ भी कचरा लिख देता हूँ। इसका मतलब अब ये लिंक गलत हो गई इमेज की, एंड जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो इमेज लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इमेज की जगह पे अननोन इमेज लिख दूंगा या अननोन लिख देता हूँ खाली, तो यहाँ पे खाली अननोन लिखा हुआ आएगा क्योंकि इसको इमेज वहां पे नहीं मिली है। आर्टिकल हो गया। और साइड का काम होता है कि साइड बार अगर आपको यूज कर रहे हैं तो वहां पे साइड काम आता है। बट अभी हम इसको बनाएंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। ऑडियो टैग भी आपको W3 स्कूल्स पे देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, सही बताऊं तो। लेकिन जब आप ऑडियो टैग यूज, अभी आप सीख लोगे इसका कोई मतलब नहीं है। ऑडियो टैग जब आप यूज करो तब आप इसके बारे में HTML देखो ना। अभी बस आपको पता होना कि हाँ हाँ भाई ऑडियो टैग होता है। बियर टैग का मतलब होता है लाइन लाइन ब्रेक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखूं, दिस इज सत्यम। मैंने आपको बताया था कि मैं कितना भी एंटर मार लूं लेकिन ये सब कुछ उसी लाइन में कंटिन्यू करेगा। दिस इज सत्यम एंड दिस इज इन द सेम लाइन। भले ही मैंने यहाँ पे एंटर मारा लेकिन ये सेम लाइन में मेरे को शो करेगा। ये देखो, दिस इज सत्यम, दिस इज इन द सेम लाइन। अब आप बोलोगे ऊपर वाला क्यों नहीं आया सेम लाइन में? बिकॉज वो मैंने आर्टिकल के अंदर लिखा था। आर्टिकल बाय डिफॉल्ट एक पूरी मतलब अगली लाइन के अंदर लिखाता है बाकी का, आगे का पूरा टेक्स्ट और ऊपर का पूरा टेक्स्ट और नीचे का पूरा टेक्स्ट सब डिफरेंशिएट करके शो करता है। ये मार्कअप होता है आर्टिकल का। तो अगर मैंने बी आर यूज कर लिया, भले मैं बी आर को अगर यहाँ पे यूज करूँ, लाइन की जस्ट बाद बी आर लगा दिया एंड यहाँ पे दिस इज द नेक्स्ट लाइन, तो अभी यहीं पे लाइन ब्रेक ऐड हो जाएगा। आप देख रहे हो ये इसका कोई क्लोजिंग टैग हमें देने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि इसके अंदर कुछ आता नहीं है। तो बी आर टैग जब मैंने दिया तो दिस इज द नेक्स्ट लाइन अगली लाइन में लिखा हुआ है, जबकि मैंने यहाँ पे सिर्फ बी आर टैग दिया है खाली। फिर बस बी आर का यही काम होता है। उसके बाद बटन आता ही है आपका। बटन के अंदर अगर आपने ओके लिख दिया तो यहाँ पे बटन आ जाएगा। दैट्स इट। कोड के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे, दिस इज अ कोड, तो ये एज अ कोड वाली फॉन्ट के अंदर आएगा। ये देखो, दिस इज अ कोड। एंड इसके अलावा एक डिव होता है। डिव का काम होता है, इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे ना, इसकी, डिव मतलब एक कंटेनर होता है यार। डिव का फुल फॉर्म होता है डिवीजन। एक कंटेनर होता है इसके अंदर, मतलब आप डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, आप पूरा जब वेबसाइट बनाओगे तो आप डब्बे के अंदर डब्बा यूज करते जाओगे। तो वहां पे डिव बहुत यूजफुल होता है। अभी के लिए आपको शायद समझ नहीं आया, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ डिव, तो ये अपने आप में ये डब्बे के अंदर आएगा। इसका बॉर्डर अभी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि इसका कुछ बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में एक डब्बा है। ठीक है, इस डब्बे के अंदर ये सब लिखा हुआ है। फॉर्म एक्शन, ये फॉर्म एलिमेंट कुछ होता नहीं है।
फॉर्म, इसके आगे एक्शन नाम का एक एट्रीब्यूट है। एक्शन के ऑप्शंस होता है जैसे कि मेथड होता है, सॉरी, एक्शन इक्वल टू गेट और पोस्ट ऑप्शन होते हैं। इसका काम क्या होता है फॉर्म का, कि इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे, इनपुट वगैरह डाल दिया, इसके अंदर एक सबमिट बटन आप एंड में लगाएंगे, और जैसे ही कोई आदमी सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म एक, इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है वो कहीं पे चला जाएगा। समझ रहे हो, कहीं पे चला जाएगा। कहाँ पे जाएगा, वो आप यहाँ पे टारगेट में लिखोगे। ठीक है, टारगेट के अंदर आप लिखोगे, एंड एक्शन भी होता है, मेथड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप इसको देते हो तो ये वहां पे आपकी डिटेल्स पहुंचाता है। लेकिन हम इसको यूज करने वाले हैं नहीं कहीं पे। उसके अलावा इनपुट टैग्स होता है, इनपुट टाइप, इनपुट के अंदर भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि टाइप। टाइप के अंदर मैं लिख दिया बटन, तो यहाँ पे मेरे को एक बटन दिखेगा, बटन वाले में दिखेगा। अ, इसके अंदर आपको वैल्यू भी देना होता है, एक वैल्यू के अंदर लेट्स से मैंने लिख दिया सबमिट, एक बार के लिए सबमिट लिख दिया तो यहाँ पे आपको सबमिट लिखा हुआ लग गया। ठीक है, बटन है। अब टाइप बटन की जगह पे मैं यहाँ पे यूज कर, अब बोलोगे इस बटन और इस टाइप बटन में क्या अंतर है, ये दोनों तो सेम चीज डिस्प्ले कर रहा है। नहीं, एक्चुअल में इनपुट के अंदर जब आप टाइप बटन यूज करते हो या तो उसका मतलब होता है कि उस पे क्लिक होते ही पेज रिलोड होगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट होता है तो पेज रिलोड होता है। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो फॉर्म सबमिट होता है और पेज रिलोड हो जाता है दोबारा से। तो ये इनपुट का फर्क होता है बटन से। इनपुट टाइप टेक्स्ट भी होता है, और जब आप टेक्स्ट यूज करोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, आप इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हो। और टाइप एक नंबर भी होता है, नंबर है तो मेरे को वैल्यू भी यहाँ पे नंबर वाली देनी पड़ेगी, 0 दे दी मैंने। अब यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मेरे को देखो एक अपडेट करने का ये बटन भी मिल गया है, और मैं यहाँ पे नंबर लिख सकता हूँ, टेक्स्ट डालूंगा तो मना कर देगा, डेसिमल डाल के कुछ लिख नहीं सकता, मतलब कुछ टेक्स्ट लिख नहीं सकता, लेकिन डेसिमल लगा के नंबर लिख सकता हूँ। ऐसे होते हैं यार, इनपुट के टाइप्स होते हैं ये भी, और जब हम यूज करेंगे तब हम देखेंगे यार। HR एक सेपरेटर होता है, यहाँ पे आपको सेपरेटर दिख रहा है, ये देखो ये लाइन दिख रही है, ये सेपरेटर होता है। इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। रीजन आपको बताइए, क्योंकि ये कुछ इनक्लोज तो कर नहीं रहा, ये तो अपने आप में ही एक टैग है, एक लाइन है। इसके इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर एक आता है आई टैग, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक्स, ये थोड़ा तिरछा टेक्स्ट आएगा, देख रहे हो, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक्स। फिर होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब बताती है कि आप एक लिस्ट डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे कि फर्स्ट आइटम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि लाइन लाइन ब्रेक का तो मतलब है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट आइटम, मैंने फर्स्ट आइटम बार बार लिख दिया, लेकिन 1 2 3 4 अपने आप ऑर्डर होता हुआ चला जा रहा है, आप ये देख रहे हो। तो ये होता है ओएल का काम। अब ओएल के आगे आप और भी चीज लिख सकते हो, जैसे कि टाइप, टाइप के अंदर अभी बाई डिफॉल्ट ये बंद रहता है। अब मैं इसको अगर ए कर दूंगा, कैपिटल ए, तो ABCDEFG करके आने लग जाएगा। छोटा ए कर दूंगा तो छोटे ए से स्टार्ट होगा। ऐसे होते हैं। आई लिख दूंगा तो रोमन न्यूमेरल्स में आ जाएगा। और भी होती हैं इसमें चीजें, जैसे कि टाइप के अंदर अगर मैं लिख दिया 1, और एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट इज इक्वल टू अगर मैं 4 लिख दिया तो ये 4 से, लिस्ट 4 से स्टार्ट होगी। होते हैं, ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर भी। बट हम जब यूज करेंगे तभी इसको देखेंगे। इसका वैसे कोई खास यूज होने भी नहीं वाला ऑयल का। एल का हम यहाँ पे देख लेते हैं। यूएल के अंदर, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर अगर मैं ये सेम लिस्ट आइटम्स अगर मैं कॉपी करूँ तो देखो ओएल और एल आई के अंदर आपको अंतर पता लग जाएगा। ओएल के अंदर तो ऑर्डर था, यूएल के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे डॉट 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 कोई बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी लेकिन टाइप होता है। टाइप, एक सेकंड यार, टाइप इज इक्वल टू डिस्क, सॉरी, डिस्क, डिस्क तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, सॉरी, सर्कल। सर्कल के अंदर आप देख रहे हो सर्कल बना आ रहा है। एक आता है स्क्वायर आता है, होते हैं 2 3 ऑप्शंस होते हैं। अभी ये देखो स्क्वायर में आ रहा है ये सब। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस कितने होते हैं वो मेरे को भी नहीं पता, और W3 स्कूल्स पे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भी देखूंगा। अंडरलाइन टेक्स्ट का तो मैंने आपको दिखा दिया कि अंडरलाइन आ रहा है। पैराग्राफ के अंदर आपको बता ही रखा है कि दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ आता है। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया दिस इज अ पैराग्राफ। प्री टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ये आप हो सकता है काम करोगे।
अभी तक हमारा है ना लाइन स्पेसेस और मतलब आप अगर आपने कोई स्पेस कहीं पे डाल दी, जैसे फर्स्ट आइटम में बहुत सारी स्पेस डाल देता हूँ यहाँ पे, तो स्पेसेस को इग्नोर कर रहा था। कल मैंने गलती से स्पेसेस प्रिजर्व बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो स्पेसेस को इग्नोर कर रहा था लेकिन ये अभी तक, लेकिन अब जब मैं प्री में इसको लिखूंगा तो कुछ भी इग्नोर नहीं करता, हर चीज सेम टू सेम आती है भाई। ये तुम देखना अभी, दिस इज अ प्री टैग, यहाँ पे स्पेसेस दे दिया मैंने, दिस इज अ न्यू लाइन। ठीक है, अभी देखो ये सब कुछ प्रिजर्व कर रहा है, यहाँ लेफ्ट से लेकर यहाँ तक, ये पूरा लेफ्ट से लेकर यहाँ तक, प्री मतलब प्रिजर्व, ये सब कुछ प्रिजर्व करता है, आपके स्पेसेस, आपके लाइन ब्रेक्स, सब कुछ प्रिजर्व करता है। इनफैक्ट इसने है ना कोडिंग की जो फॉन्ट है ना, वो भी फॉर सम रीजन सेम रखी है। ठीक है, तो ये सब, ये प्री वाला तब काम आएगा जब आप, पता नहीं है कब काम आएगा, लेकिन मैंने भी इसको आज तक कभी काम में लिया नहीं है, बट काम का होता है इन केस हमें कभी यूज करना पड़े। सेक्शन, सेक्शन भी डिव जैसा ही होता है। डिव एक डब्बा होता है, डिव के अंदर आप अलग अलग चीजें, आप खेलने के लिए होता है डिव आपके। लेकिन सेक्शन इज सपोज टू कंटेन सम पैराग्राफ्स और कुछ टेक्स्ट या फिर लिस्ट कुछ हो। तो सेक्शन इसलिए बना है कि आप एक सेक्शन अपना डिफाइन कर सको यार, कि जैसे कि एक ब्लॉग वाला पेज है, उसमें कमेंट्स का एक सेक्शन हो गया, तो उसको आप, उसके लिए आप सेक्शन टैग यूज करोगे, जिससे कि ब्राउजर को पता लगे कि हाँ भाई यहाँ पे एक नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, प्रॉपर एक नया सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर अगर आप डिव बना दोगे तो उनको ये पूरा एक ही सेक्शन ट्रीट होगा। मतलब डिव, डिव के अंदर आप डिव कितने ही बना सकते हो, लेकिन सेक्शन के अंदर सेक्शन भी आप बना सकते हो, बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेक्शन का एक मीनिंग होता है कि एक नया सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, डिव का कोई मीनिंग नहीं होता। ये फर्क होता है। टेक्स्ट एरिया के अंदर, टेक्स्ट एरिया आपको दिख ही रहा है, ये देखो ये होता है टेक्स्ट एरिया। इसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट एडिट कर सकते हो यहाँ पे, ये देख लो, कुछ भी एडिट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो टेक्स्ट एरिया हम यूज में लेंगे इन फ्यूचर। वीडियो तो मैंने आपको बता ही दिया, वीडियो क्या होता है। वीडियो भी जब हम यूज करेंगे अगर कभी, तो हम देखेंगे। वीडियो जब आप यूज करो तो आप HTML देख ही लेना। फुटर, फुटर मैंने फुटर, ये फुटर के लिए होता है। ऐसा नहीं कि फुटर में आपने जो भी लिखा वो ऑटोमेटिकली नीचे तक आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सबको, कमेंटिंग पता है आपको, कमेंटिंग, कमेंटिंग मैंने नहीं बताया था। देखो कमेंट्स होते हैं HTML में, अगर आपको चाहते हो कि कोई चीज आपकी डिस्प्ले ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सत्यम, या कुछ भी लिखा यार, इसको सेव किया तो ये मेरे को दिख रहा है। अब कुछ कमेंट्स होते हैं जो आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो किसी को बताना कि आई एम यूजिंग हेडर एट द टॉप, क्योंकि आप, आपने अगर कोई कोड लिखा तो आप 1 महीने 2 महीने बाद शायद उसको भूल जाओ, तो उसके लिए आप कमेंट्स ऐड करते रहते हो अपने कोड के अंदर, जिससे कि आप 10 दिन बाद आओ, 20 दिन बाद आओ, तो आपको याद रहे कि मैंने क्यों लिखा था। तो कमेंट्स लिखने के लिए यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, स्टार्ट, फिर एक्सक्लेमेशन, और 3 हाइफन, सॉरी 2 हाइफन। अब देखो ये सब कुछ ग्रीन हो गया, मतलब इसके आगे अब आप जो कुछ भी लिखोगे वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट मतलब वो आपके वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन वो आपके कोड में डिस्प्ले होगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कैसे करता है, 2 हाइफन और एक्सक्लेमेशन। तो अब ये क्लोज हो गया, तो ये आपके लिए कमेंट हो गया, अलग से कमेंट दिखेगा आपको। आप देख के 20 दिन बाद भी आप इसको समझ सकते हो कि आपने ये लाइन यहाँ पे क्यों लिखी थी। तो लेट्स से कि मैं ये पूरा मेन को कमेंट करना चाहता हूँ VS कोड के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मेन ब्लॉक को पूरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, एक सेकेंड यार, मेन को मैंने पूरा सिलेक्ट किया, एंड कंट्रोल प्लस स्लैश यूज कर रहा हूँ मैं, पूरा इस पे कमेंट कर दिया एक बार में। ठीक है, एक बार में कमेंट कर दिया। अब मैं आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ, देखो मेन पूरा गायब हो गया, हेडर के अंदर कुछ है नहीं, नैब के अंदर कुछ है नहीं, फुटर के अंदर फुटर लिखा हुआ है। अब फुटर आप बोल रहे हो फुटर नीचे नीचे आना चाहिए, क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टाइलिंग का काम HTML का नहीं है, स्टाइलिंग का काम होता है CSS में। HTML का काम होता है बस स्ट्रक्चर डिफाइन करना कि पहले कौन सी चीज आएगी, बाद में कौन सी चीज आएगी। तो फुटर मतलब ये, ब्राउजर पे तो लगेगा कि ये फुटर है, भले ही यहाँ पे ये टॉप, भले ही आपने फुटर टॉप पे लगा रखो, उससे इसको मतलब नहीं है। ठीक है,
तो फुटर हो गया। स्क्रिप्ट हो गया, स्क्रिप्ट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट जब हम लिखेंगे तब हम इस पे आएंगे जरूर। यहाँ के अंदर आप नेविगेशन के कुछ लिंक्स डालते हो, जैसे कि होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया। ये सब तो एक लाइन में आएंगे अभी, ये देखो एक लाइन में आ रहा है। तो नैव के अंदर हम जनरली यूएल टैग यूज करते हैं। यूएल टैग के अंदर इन सबको फंसा देते हैं एक एलआई टैग के अंदर। होम एंड फलाना ढिमकाना होती है चीजें, होम अबाउट और अगर हम यूज करते रहते हैं। एंड एलआई के अंदर भी हम ए टैग यूज करते हैं। ए के अंदर ये स्लैश होम पे जाएगा, और इसके आगे अगर मैं लिख देता हूँ होम, यहाँ पे होम सेव किया, तो अब ये होम स्लैश होम पे जाएगा। ये देखो नीचे, अगर आप टॉप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे होगे तो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होगा कि ये कहाँ पे लेके जाने वाला है। बट ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट करता नहीं है, तो कैन नॉट गेट होम लिखा हुआ आ जाएगा क्लिक करने के बाद। ठीक है। तो नैप का भी यही काम होता है। तो ये मैंने फटाफट से सब कुछ बता दिया। वैसे बहुत लंबी वीडियो बन जाती है इन सब टैग्स के बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप यहाँ पे जाके एक बार देख लेना, जो टैग्स बताए वही देखना। एक टेबल का देख लेना अलग से, वो कि बिकॉज टेबल इज समथिंग इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब इतना भी नहीं है। हम जब यूज, इसका कुछ यूज होता नहीं है, मतलब ज्यादा आप यूज करते नहीं हो टेबल। ठीक है। तो बस इतना ही है, आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं आऊंगा, तो कल कल हम क्या पढ़ेंगे यार? कल आई गेस देखते हैं, कल का कल देखते हैं। टिल देन बाय। ठीक है, बाय बाय।